वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 दो ऐसे इंसिडेंट से इतिहास के जिनके अंदर से बहुत बहुत सारी स्टोरीज निकल कर सामने आई। बट ये जो इंसिडेंट आज आप सुनने वाले हैं ये इतना ज्यादा अजीब है कि इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी मूवीज और बहुत सारी किताबें तक लिखी गई हैं। इतिहास में जो हुआ वो हुआ, बट आप एक वॉर इस लाइक बटन के साथ भी छेड़ दीजिएगा और ये बहुत लंबा चलना चाहिए। आप इसके साथ खेलिए, इसके ऊपर गोली चलाइए, इसके ऊपर तोप चलाइए, कुछ भी चलाइए, बस दब जाना चाहिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी हमला कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तब जापान ने नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूदा अनाटाहान आइलैंड के ऊपर अपना कब्जा किया और उसके बाद से ये अनाटाहान आइलैंड जापान के नक्शे के अंदर शामिल हो चुका था। बट इस आइलैंड के ऊपर इतने सारे ज्वालामुखी हैं, इतने सारे एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं कि यहां पर जितने भी लोग रहने के लिए आए वो तुरंत अपना तामझाम उठाकर वापस निकल गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकते हैं और यही उनको ये लावा में तब्दील कर देंगे। इसीलिए इसके बाद से इस आइलैंड के ऊपर कोई भी बस्ती नहीं बसाई गई। बट 1940s तक आते आते जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और इस विश्व युद्ध के अंदर जापान ने अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर का वो अटैक किया जिसकी वजह से अमेरिका ने लगभग जापान का विनाश लिख दिया था। उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अपने सैन्य मिशंस के तहत जापान के जहाजों को, जापान के सैनिकों को ढूंढ कर उड़ाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही दिन था 12 जून 1944 का, जब इसी अनाटाहान आइलैंड के आसपास जापान का सैन्य जहाज पानी के ऊपर तैरता हुआ इसके आसपास की रखवाली कर रहा था। बट पता नहीं कहां ऊपर हवा में ही अमेरिका का एक बॉम्बर जहाज आया और उसने इस जहाज के ऊपर जो नीचे जापान वाला जहाज तैर रहा था उस जहाज के ऊपर हमला किया मिसाइल से और वो जहाज वहीं पर डूब चुका था। इसके अंदर जितने भी सैनिक मौजूद थे वो लगातार अब धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूबते गए। बट फाइनली 31 ऐसे सर्वाइवर्स भी थे जिन्होंने टाइम रहते इस जहाज के अंदर से, इस डूबते हुए जहाज के अंदर से लाइफ बोट्स को बाहर निकाल लिया। और फाइनली सिर्फ एक लाइफ बोट के अंदर ही 31 सैनिक सवार हो चुके थे और इन 31 सैनिकों को अब किसी तरीके से अपनी जान बचानी थी। ये 31 सैनिक अपनी लाइफ बोट को किसी तरीके से तैराते हुए, सबसे पहले इनको ठोस जमीन पर जाना था, वहीं पर इनको कोई मदद मिल सकती थी। ये लोग तैरते तैरते समुद्र के अंदर किसी तरीके से अपनी उस नाव को सीधा अनाटाहान आइलैंड के पास लेकर आए। और जैसे ही इस आइलैंड पर पहुंचे इन लोगों को सामने 3 लोग खड़े हुए दिखाई दिए। जी हां, जापान सरकार ने पहले से ही इस अनाटाहान आइलैंड के ऊपर इसकी रखवाली करने के लिए, इसके ऊपर पेड़ पौधे बरकरार रखने के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए यहां पर पहले से ही सरकार ने 3 लोगों को छोड़ा हुआ था, जिसके अंदर इन तीनों में से एक इनका लीडर क्विको, उसके नीचे काम करने वाले एक दंपत्ति जोड़ा जिसमें पति का नाम शोई और उसकी पत्नी 28 साल की कजुको। ये तीनों लोग इस आइलैंड के ऊपर मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने देखा कि सामने से एक बोट तैरती हुई आ रही है, ये पहले से ही इस तट के ऊपर आकर खड़े हो चुके थे उनका वेलकम करने के लिए। अब असल में जिस टाइम पर इन तीनों को यहां भेजा गया था इस आइलैंड की रखवाली करने के लिए, उस टाइम पर इनको पता था कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा है और किसी भी टाइम जापान के ऊपर भी हमला हो सकता है। अब जैसे ये 31 सैनिक इस आइलैंड के ऊपर आए, इनको शक हुआ कि हो ना हो ये लोग जापान के नहीं हैं और इस आइलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं। इनके पास हो सकता है हथियार भी हो, बॉम्ब वगैरह भी हो और ये तीनों को यही निपटा कर इस आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लें। लेकिन इन्होंने जैसे ही वेरिफिकेशन करनी शुरू करी, उन 31 सैनिकों ने बताया कि कैसे यूएस एयरवेज ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हम किसी तरीके से बचते बचाते हम यहां तक पहुंचे हैं। हमारे बाकी साथी वहीं डूबकर मारे जा चुके हैं, हमारा जहाज भी डूब गया और हम लाइफ बोट के सहारे बचते बचाते यहां तक आए। अब जैसे ही 31 लोगों से इन तीनों को पता लगा कि जापान के ऊपर भी हमला हो चुका है, उस टाइम पे कोई फोन वगैरह तो थे नहीं जो ये अपडेट रह सके दुनिया में क्या चल रहा है। बट इन 31 लोगों ने जैसे ही बताया, उस टाइम पर शोई यानी कि कजुको का हस्बैंड शोई, उसको अपनी बहन जो कि मेन जापान लैंड पर रह रही थी, उस बहन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। उसने अपनी पत्नी कजुको से कहा कि मुझे अपनी बहन की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और मुझे मेरी बहन के पास जाना पड़ेगा, देख के आना पड़ेगा कि क्या वो सही है या नहीं। जिसके बाद कजुको ने भी मना नहीं किया कि ठीक है तुम जाओ, आराम से देख के आओ और जल्दी वापस आ जाना। शोई ने कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं 1 महीने के अंदर वापस आ जाऊंगा और यही जो अपनी बोट पड़ी है इसी को लेकर मैं वहां जाने वाला हूं। ये कहकर शोई ने अपनी पैकिंग शुरू करी और अपना सारा तामझाम पैक करके उस छोटी सी नाव के अंदर बैठकर वहां से निकल चुका था। अब 31 लोग ये प्लस 2 लोग यानी कि वो लीडर और उसके नीचे काम करने वाली कजुको, यानी कि टोटल 33 लोग अब इस आइलैंड के ऊपर मौजूद थे। बट मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि शोई ने ये फैसला आखिर लिया कैसे। क्यों? पहले तो वो अपनी बहू को वहीं छोड़कर अपने बॉस के पास छोड़कर जा रहा था और दूसरा उसको खुद की जान का भी खतरा हो सकता था क्योंकि उसको एक बहुत लंबा रास्ता तय करके समुद्र के बीच में से होते हुए मेन जापान की तरफ जाना है, वो भी तब जब यूएस पूरे तरीके से जापान के पीछे पड़ा हुआ है। खैर, उसने जैसे तैसे अपना वो रास्ता कवर किया या नहीं किया ये आज तक पता नहीं चला। खैर, चाहे जो भी हो, सीन यहां पर ये बन चुका था आइलैंड के ऊपर की
शोई की पत्नी कज़ुको अब उसके बॉस क्विको के हवाले थी। खैर, एक महीना छोड़िए, आने वाले 3 से 4 महीने बीत चुके थे, बट अभी भी शोई की कोई खबर इन दोनों व्यक्तियों को यहाँ पर नहीं लगी आइलैंड पर रहते हुए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, वो अपनी बहन के पास वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। इधर दूसरी तरफ ये 31 लोग जो अब सीधे तौर पर क्विको और उसके नीचे काम करने वाली कज़ुको के ऊपर अपनी नजर बना के रखे हुए थे। और जैसे ये चीज क्विको और कज़ुको दोनों को फील हुई, इन दोनों ने मिलकर आपस में डिस्कस किया कि क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें। इसका हमें 2 तरीकों से फायदा होगा। पहला तो हम एक दूसरे के लिए कपल बन के रह सकेंगे, दूसरा ये 31 लोग जो आए हैं बाहर से, ये हमारे ऊपर गलत नजर नहीं बना के रखेंगे। अगर इन्हें पता होगा कि ये को इसकी पत्नी है तो ऑब्वियसली वो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं और वो बहुत ज्यादा सेफ फील करेगी। और फाइनली वो दिन भी आया जब इन दोनों ने सुबह सुबह उठकर इन 31 लोगों को आइलैंड के ऊपर रहते हुए बता दिया, हम दोनों तो पहले से ही मैरिड कपल हैं, हमने बहुत पहले ही शादी कर ली थी, हमने जस्ट तुमको नहीं बताया, बट अब आगे से तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि हम पहले से ही शादीशुदा हैं और हमारे बीच में कोई इंटरफेयर ना करे। तुमको जो खाना पीना चाहिए वो हम तुमको देते रहेंगे, तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे। खैर, अब जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, इन 31 लोगों को एक किसी तरीके से उम्मीद थी कि जापान की गवर्नमेंट उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए जरूर यहां पर आएगी। जब उनको एहसास होगा कि उनका एक शिप गायब है तब वो उनको जरूर ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन काफी महीने बीत चुके थे, अभी तक भी उनको कोई इशारा नहीं मिला कि जापान की गवर्नमेंट उनको ढूंढ रही है या फिर वो किसी तरीके से अपना मैसेज जापान की मेनलैंड तक पहुंचा सके जहां पर अधिकारी वो बैठकर उनके लिए मदद भेज सकते हैं। और जैसे जैसे ये टाइम बीतता रहा, ये जवान लड़के, ऑब्वियसली जो 31 लोग यहां पर पहुंचे थे सारे के सारे 20s के अंदर ही थे अपनी एज में, और जवान लड़के हैं। अब आप सोच ही सकते हैं एक छोटा सा आइलैंड, उसके ऊपर कितना ही कुछ वो खा सकते हैं, कितना ही कुछ वहां पर खाने के लिए होगा। लिटरली इन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर पूरा का पूरा आइलैंड ही निपटा डाला। ये सारा कुछ वहां से खत्म कर चुके थे। जितने भी जानवर वहां मौजूद थे, जितनी भी चलती फिरती चीज थी, उन सारों को ये खप कर गए। जितने भी फल फ्रूट वहां लगे हुए थे, उन सारों को ये चट कर गए। अब लिटरली इनके सामने आसपास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। इसके अलावा इन सैनिकों को यह भी पता था कि अगर इन्होंने खाना पीना थोड़ा भी कम किया तो ऑब्वियसली यूएस के जो सैनिक है वो आसपास ही मंडराते रहते, वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर देंगे और हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि हम उनसे थोड़ा भी लड़ पाएं या फिर उनको संभाल पाएं या फिर उनके सामने कुछ देर भी टिक पाएं। वो लिटरली आएंगे और हमें निपटा कर यहां से चले जाएंगे। जनवरी 1945 का टाइम आ चुका था, मतलब कि अब इनको यहां पर रहते हुए तकरीबन 7-8 महीने बीत चुके थे। और जनवरी 1945 में एक सुबह जैसे ये सारे के सारे लोग इस आइलैंड पर उठे, इनको ऊपर से बहुत तेज एक आवाज सी आती हुई सुनाई दी। और जब इन सभी लोगों ने अपना मुंडी उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा जहाज बहुत तेजी से इनकी ही तरफ आ रहा था। इनको ये एहसास हो चुका था कि ऑब्वियसली इनके ऊपर हमला कर दिया गया है, बट यहां कुछ और था। असल में ये एक अमेरिकन B-20 बॉम्बर था जो जापान की एयरवेज ने ऊपर ही टेक डाउन कर दिया और उसके बाद ये क्रैश करता हुआ सीधा इसी आइलैंड के ऊपर आकर गिरा और एक बहुत तेज धमाका हुआ, बहुत तेज आग भी लगी। बट जैसे ही वो आग शांत हुई उसके बाद ये 33 के 33 लोग सीधा इस मलबे के पास गए और जैसे ही यहां तक पहुंचे इन लोगों को बहुत बहुत खुशी हुई। क्योंकि इस प्लेन के अंदर बहुत सारी कुछ चीजें थी जो इनके काम आ सकती थी। जी हां, इसके अंदर ऑक्सीजन टैंक थे जिसको काट काट कर इन लोगों ने अपने लिए बर्तन बनाए। इसके अंदर पैराशूट थे जिसको काट काट कर इन लोगों ने अपने लिए कपड़े बनाए। इसके अलावा जो सबसे काम की चीज थी जो इस मलबे के अंदर से मिली वो थी 2 बंदूकें। जी हां, जैसे ही जापानी सैनिकों ने देखा कि इसके अंदर तो 2 बंदूकें भी हैं, वो 2 बंदूकें भी इन्होंने अपने कब्जे में ली और उसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि जापानी सैनिक इन दोनों बंदूकों को बहुत संभाल कर रखेंगे और हो सकता है जब भी कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला करे तो हम उनसे इन बंदूकों के सहारे लड़ सकते हैं, कुछ देर तो उनको डरा ही सकते हैं। अब असल में बंदूकें तो इसीलिए कब्जा ली गई थी कि ताकि दुश्मनों से लड़ सके, बट आपको आगे पता चलेगा कि ये बंदूकें आखिर किस काम आई। अब जो उस मलबे के अंदर से इन 31 लोगों को बहुत सारे खाने की सप्लाई मिली थी वो भी धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही थी। धीरे धीरे कर सब कुछ, लिटरली सब कुछ इस आइलैंड के ऊपर से साफ हो चुका था, बट खाने वाले लोग अभी भी 33 के 33, इनको भी तो भूख लगती थी, इनको भी तो अब खाने के लिए चाहिए था। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता रहा इन लोगों ने समुद्र अंदर से भी मछलियां वगैरह पकड़नी शुरू कर दी और उसको पका पका कर खाने लगे। बट अगस्त 1945 का टाइम आ चुका था। जी हां, वो टाइम था जब फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 इस दुनिया से खत्म हो चुका था। जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, उन्होंने हार मान ली और फाइनली अमेरिका ने अपनी जीत दिखाते हुए पूरे जापान के ऊपर या फिर पूरी दुनिया के ऊपर इन अमेरिका वालों ने पूरे जापान के ऊपर जहाज से बहुत सारे पैम्पलेट्स वगैरह, बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह फेंके नीचे हवा में ताकि लोगों को पता लग सके कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और अब जापान के ऊपर अमेरिका का पूरे तरीके से हक है। और जैसे ही इन 33 लोगों को भी वो पोस्टर्स हवा में से उड़ते उड़ते यहां इनके पास तक पहुंचे, इन लोगों ने उठाकर उनको पढ़ा तो लिटरली वो भी हैरान थे कि आखिर इन पोस्टर्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 इतनी जल्दी खत्म हो सकता है। उनको लग रहा था कि हम सभी को इस आइलैंड से निकालने के लिए कोई ट्रिक चली है अमेरिका ने ताकि हम इस आइलैंड को यहीं छोड़कर चले जाएं और जैसे हम यहां से बाहर निकले अमेरिका वाले हमको यहीं पर निपटा दें, यहीं पर मार डालें और इस आइलैंड के
के ऊपर वो अपना कब्जा कर लें। इसीलिए इन सभी लोगों ने इस आइलैंड को छोड़ने से मना कर दिया और फाइनली 1 साल से ऊपर का टाइम हो चुका था इन लोगों को यहाँ रहते हुए, और जब 1.5 साल का टाइम बीता तब इन लोगों ने मिलकर अपने ही कुछ नियम, अपने ही कुछ रूल्स, अपने ही कुछ कानून बना दिए इस आइलैंड के ऊपर रहते हुए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मान लिया था कि अब जापान की सरकार हमें बचाने के लिए नहीं आने वाली, हमने उम्मीद छोड़ दी है, हमें छुट्टी दे दो, हमें यहीं रहने दो। इन लोगों ने अपने अपने जो कच्चे घर यहाँ पर बनाए थे, झोपड़ियां बनाई थी, उन झोपड़ियों को ही पक्का करना शुरू कर दिया। मोटी मोटी लकड़ियां वहां पर लगाई गई, बड़ी बड़ी पत्तियों से उनको ढककर अच्छे से पक्का सा बना लिया। इन लोगों ने मान लिया था कि अब ये आइलैंड ही उनकी जिंदगी है, इसी के ऊपर अपनी जिंदगी काटनी है, किसी भी तरीके से जीना है तो यही जीना है, अब हमें कोई नहीं बचाने वाला। बट जैसे इन 31 लोगों को यहाँ रहते हुए तकरीबन 2 सालों का समय बीता, उसके बाद ही सडनली एक दिन ये जैसे 31 लोग सुबह सुबह उठकर अपने बीच के पास बैठे हुए थे, उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उन सामने बैठे 30 लोगों को कहा कि यार मैंने कल एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करी। सभी ने पूछा कि हाँ बताओ क्या नोटिस किया। तो सामने खड़े हुए सैनिक ने कहा कि कल मैं कज़ुको से बात कर रहा था और जैसे मैं उसे बात करने लगा तब साइड में मौजूद क्विको वो बहुत ज्यादा जेलस सा फील कर रहा था। उसको लग रहा था कि ये कज़ुको मुझसे बात क्यों कर रही है, ये जेलस मैंने उसके मन में फील करी। बेशक उसने कुछ कहा नहीं मुझे, ना ही कज़ुको ने मुझे कुछ कहा, बट मुझे फिर भी जेलसी महसूस हुई। और जैसे ये चीज उस सैनिक ने बाकी मौजूद सैनिकों को कही तो इन बाकी मौजूद सैनिकों के अंदर भी ये बात फैल गई कि हाँ ये चीज तो हमने भी नोटिस करी है कि जब भी हम कज़ुको से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्विको वो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। और इस पॉइंट के बाद से ही इन 31 लोगों के अंदर ये अफवाह फैल गई कि हो ना हो ये दोनों यानी कि क्विको और कज़ुको जिन्होंने हमको आते ही बताया था कि ये लोग मैरिड हैं, बट इन लोगों के बीच में अफवाह फैल गई कि नहीं ये लोग मैरिड नहीं है, ये जस्ट हमें दिखाने के लिए कपल की तरह रहते हैं, बट हमें पता है कि ये मैरिड नहीं है। इसीलिए अब इस आइलैंड के ऊपर कुछ और भी होना चाहिए। और हद तो तब हो गई जब इन 31 लोगों में से एक ने कंफर्मेशन लेने के लिए, लिटरली कंफर्मेशन लेने के लिए फेस टू फेस जाकर कज़ुको से पूछा कि मुझे लगता है जब भी हम बातें करते हैं आपस में तब ये क्विको बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और हमें ये भी लग रहा है कि तुम दोनों आपस में शादीशुदा नहीं हो। और जैसी ये चीज कज़ुको ने सुनी, कज़ुको ने उसमें हाँ भी कह दी कि हाँ मुझे भी इसकी ये टॉर्चरनेस बहुत ज्यादा अजीब सी लगती है, क्योंकि तुम लोग तो मुझसे बात करके चले जाते हो, बाद में मेरा रिमांड लेता है, झोपड़ी में ले जाकर मुझे पीटता है, मुझे मारता है, मुझे इसकी ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जैसी ये चीज 31 लोगों ने सुनी वो सारे के सारे हैरान कि हम 2 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन कभी भी तुमने बताया नहीं। और ये बात उस सैनिक ने जाकर बाकी मौजूद 30 लोगों को बताई। और जैसे इन 30 लोगों को इस बात की कंफर्मेशन मिली तो इन 30 लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें पता लग चुका है कि दोनों आपस में शादीशुदा नहीं है, ये जस्ट हमारे आगे नाटक कर रहे थे ताकि ये दोनों सेफ रह सकें। अब तो इस आइलैंड के ऊपर पूरा का पूरा स्वयंवर होना चाहिए। अब आपको याद होगा कि तकरीबन 1-1.25 साल पहले इस आइलैंड के ऊपर से एक जहाज उड़ता हुआ आया था और इस आइलैंड के ऊपर आकर क्रैश किया था और उसके अंदर से 2 बंदूकें मिली थी। अब मैंने आपको कहा था कि ये बंदूकें असल में दुश्मनों के लिए रखी गई थी, अगर कोई दुश्मन यहाँ पर हमला करता है तो वो इन 2 बंदूकों के सहारे उनसे लड़ सके। बट आज तक तो किसी भी दुश्मन देश ने इसके ऊपर हमला नहीं किया, तो आखिर अब वो 2 बंदूकें किस काम आने वाली थी? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, उन 2 बंदूकों के सहारे ही अब इस पूरे के पूरे अनाटाहेन आइलैंड के ऊपर एक गृह युद्ध छिड़ने वाला था। अभी तक भी चलो सभी चीजें कंट्रोल की जा सकती थी, अभी तक भी सब कुछ संभाला जा सकता था, बट जैसे ये रूमर इन लोगों के बीच में फैला था कि वो मैरिड नहीं है और 2 गन्स भी इनके पास हैं, उन 2 गन्स को जब पहली बार ढूंढा गया था उन प्लेन के अंदर से, तभी यहाँ पर 2 लीडर बनाए गए थे इस पूरे के पूरे जवानों की टुकड़ी के, और उन 2 लीडर के पास ही एक बंदूक थी। बट ये जो बाकी 29 लोग थे उस सैन्य टुकड़ी के अंदर, उन 29 लोगों में से एक सैनिक ऐसा भी था जिनकी उन लीडर के साथ नहीं बन रही थी। और किस्मत देखिए, ये किस्मत कहें या फिर एक इत्तेफाक कहें, वही आदमी जिसकी नहीं बन रही थी उन दोनों लोगों के पास, जिसके पास बंदूक थी, वही आदमी, वही सैनिक एक नारियल के पेड़ के ऊपर से गिरकर नीचे उसकी मौत हो गई। अब सिर्फ 30 लोग बचे थे इस पूरे सैन्य टुकड़े के अंदर, और इन बाकी बचे हुए सैनिकों को भी पता था कि जो व्यक्ति मरा है उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती जिनके पास बंदूकें हैं, यानी कि हमारे लीडर्स के साथ। हो सकता है इस सैनिक ने किसी तरीके से कज़ुको को हथियाने की कोशिश करी हो और उसी से गुस्सा होकर इन दोनों लीडर्स ने अपने अपनी बंदूकों का इस्तेमाल करके इसकी जान ले ली, और बाद में हमें ऐसा दिखाया कि इसकी तो गिरने से मौत हुई है। और ये रूमर अब अलग से इस आइलैंड के ऊपर फैल चुका था। और फाइनली वो दिन भी आया जब इन दोनों लोगों ने, यानी कि जिनके पास बंदूकें थी, उन दोनों लोगों ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और ये लिटरली सीधा कज़ुको की झोपड़ी में गए, जहां पर कज़ुको और क्विको दोनों बैठे हुए थे अंदर आराम से। जैसे दोनों लोग अपनी अपनी बंदूकें लेकर इस
झोपड़ी के अंदर गए, अंदर बैठकर इन दोनों व्यक्तियों ने सीधे तौर पर कज़ुको को प्रपोज किया कि देखो हमारे पास बंदूकें हैं, हम इस आइलैंड के ऊपर सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, अगर तुम्हें सेफ रहना है तो ऑब्वियसली तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे कपल की तरह और तुमको बिल्कुल सेफ रखेंगे क्योंकि बाकी लोग तुम्हारे ऊपर टूट कर पड़ने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। और जैसे ये चीज क्विको ने सुनी, यानी कि उसका सो कॉल्ड हस्बैंड, उसके कान खड़े हो गए कि तुम ऐसे कैसे कज़ुको को मेरे पास से लेकर जा सकते हो, मैंने तुमको यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, मैंने तुमको यहाँ पर रहना सिखाया, तुम्हारी मदद करी और तुम ही लोग आकर मेरा घर उजाड़ रहे हो। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि देखो हमें पता है तुम बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं हो कज़ुको के साथ, तुम जस्ट हमें दिखाने के लिए इस शादी को प्रिटेंड कर रहे हो, अब तुम्हारा कोई भी हक नहीं है कज़ुको के ऊपर, हमारे पास बंदूक है, हम जो चाहेंगे वो कज़ुको के साथ करेंगे। फाइनली इन दोनों लीडर्स ने बंदूक की नोक के ऊपर क्विको को भी मना लिया कि देखो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तुम हमें मना नहीं कर सकते, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। और फाइनली क्विको भी अब रेडी हो चुका था, बेशक उसको गुस्सा आ रहा था अंदर से, बट वो रेडी हो गया। उसने कह दिया कि ठीक है तुमको जो करना हो कज़ुको के साथ करो। कज़ुको से पूछा गया कि बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। अब बेचारी कज़ुको के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मना करने का, क्योंकि वो ही एकमात्र महिला थी इस पूरे आइलैंड के ऊपर, वो तो मना कर ही नहीं पाई बंदूक के आगे इन सभी सैनिकों को। ऑब्वियसली दोनों ही लीडर्स गन्स के साथ बहुत ज्यादा खुश हुए कि चलो हाँ हमारा तो अब काम सेट हो गया, बाकी के बाकी लोग देखेंगे अपने अपनी, वो जानेंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। खैर दिन बीतते रहे, कुछ एक दिन ही बीते थे इस इंसिडेंट को, बट ये जो दो लीडर थे जिनके पास बंदूक थी, उन दोनों में से एक सुबह अचानक से ही मरा पाया, उसके माथे में गोली लगी हुई थी। अब जैसे ही उस लाश को बाकी बचे हुए सैनिकों ने देखा, बाकी 29 सैनिकों ने देखा, वो सभी हैरान कि आखिर इसकी फाइल कौन निपटा गया, इसके पास तो बंदूक थी, ये तो हम सभी की फाइल निपटा सकता था, आखिर इसकी फाइल किसने निपटा दी। अब ऑब्वियसली सारा का सारा शक दूसरे लीडर के ऊपर गया जिसके पास बंदूक थी, क्योंकि जो मरा है वो तो अपने आप को गोली मारने से रहा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो उससे जल रहा होगा, जो उससे दुश्मनी पाल कर बैठा है, उसी ने उसको मारा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये थी कि जो व्यक्ति मरा है उसकी बंदूक भी अब आइलैंड के ऊपर से गायब थी, मतलब कोई था जो इसको मार गया उसकी ही बंदूक से और उसकी बंदूक भी अपने साथ ले गया। अब जैसे ये चीज सामने वाले उस दूसरे लीडर से पूछी गई, उसने हाथ खड़े कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर इस रात था ही नहीं, मैं तो अपनी होने वाली सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड कज़ुको के साथ था, बीच नाइट पर अपना आराम से बीच के किनारे बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता इसके साथ किसने कांड बैठाया। खैर जिसने भी बैठाया हो, अब वो बंदूक वहां से गायब हुई थी। अब पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर ये अफवाह फैल गई कि वो बंदूक चाहे किसी के भी पास हो, जिसके भी पास होगी वो व्यक्ति ऑब्वियसली यहाँ का लीडर माना जाएगा, नो डाउट। अब ये चीज सभी के माइंड में बैठ चुकी थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को भी देखता तो उसको लगता कि हो सकता है इसके पास बंदूक हो, मैं इसको कुछ कहूं, मैं इसको कुछ उल्टा बोलूं, वो मुझे गोली ना मार दे। अब सभी के अंदर माइंड में डर बैठ चुका था कि कोई भी किसी को भी कभी भी टपका सकता है। जबकि दूसरा लीडर जिसके पास बंदूक थी, सभी को पता था कि इसके पास बंदूक है, वो एक सुबह आराम से बैठकर समुद्र के किनारे फिशिंग कर रहा था, मछलियां पकड़ रहा था, बट एकदम से बहुत बड़ी एक लहर आई और उस लीडर को अपने साथ ही बहा कर ले गई। उसकी भी वहीं पर मौत हो चुकी थी। बाद में उसकी लाश तैरते हुए समुद्र के किनारे आई और जैसे ही सभी ने उसकी लाश को देखा, सभी बहुत ज्यादा हैरान कि इसका कांड किसने बैठाया। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ उसकी डूबने से मौत हुई थी, बल्कि उसके भी पेट में गोली लगने के निशान थे। अब इसको किसने मारा? ऑब्वियसली वही मार सकता है जिसके पास दूसरी बंदूक थी और जो ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा जलता था, इससे दुश्मनी खाकर बैठा हुआ था। दूसरे लीडर की भी मौत को देखते ही कज़ुको यानी कि वो लड़की, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आई। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि दो व्यक्ति जिनके पास बंदूक थी, जो उसको प्रोटेक्ट करने वाले थे, उसकी सुरक्षा करने वाले थे, सबसे पहले तो उन्हीं की मौत हो गई। वो मेरी सुरक्षा क्या करेंगे? वो ऑब्वियसली दोबारा से भागते हुए सीधा क्विको के पास गई, यानी कि उसका वही नाम का हस्बैंड, उसके पास गई। उसको जाकर बताने लगी कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे पता है उन सभी के सामने मुझे हाँ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने बारे में नहीं बताना चाहिए था, बट मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे वापस अपना लो, मुझे सुरक्षा चाहिए। बाकी के सैनिकों से वो मुझसे कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं और मुझे वो सब नहीं करना। क्विको ने कहा बिल्कुल भी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब जैसे ही वह बात उसने कही, उससे अगले दिन ही बेचारे क्विको की भी मौत हो चुकी थी। जी हाँ, उसकी मौत किसी और चीज से नहीं बल्कि फूड पॉइजनिंग से हुई। अब ये बात पॉसिबल है, नो डाउट। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई साफ सफाई नहीं, खाने पीने के लिए बढ़िया चीजें नहीं, कोई हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा ही उसके पेट में चला गया हो, कोई बड़ा सारा, जो आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े वॉर्म्स होते हैं, शरीर के अंदर चले जाते हैं और वो अपना घर बनाकर रहते हैं और बाद में उनसे मौत भी हो जाती है व्यक्ति की। हो सकता है ऐसा ही कुछ क्विको के साथ भी हुआ हो। और जैसे ही क्विको की मौत की खबर आइलैंड के ऊपर फैली, अब असली घमासान इस आइलैंड के ऊपर शुरू होने वाला था। क्यों? क्योंकि क्विको का हस्बैंड, यानी कि चलो हस्बैंड मान लेते हैं हम,
था या नहीं था हमें नहीं पता। उसका हस्बैंड वो भी मारा जा चुका था। 2 लीडर जिनके पास बंदूक थी वो भी मारे जा चुके थे। अब ऑब्वियसली नॉर्मल सैनिक बचे हुए थे और सिर्फ कज़ुको बची हुई थी। कज़ुको अब इन नॉर्मल सैनिकों के हवाले थी। अब कज़ुको ने खुद से ही अपने लिए कोई सूटेबल रक्षा करने वाला ढूंढना शुरू कर दिया, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, जो उसकी रक्षा कर सके, उसको खाने पीने के लिए सामान ला कर दे सके। अब कज़ुको ने खुद से उसको ढूंढना शुरू कर दिया और फाइनली उसको एक सैनिक मिल भी गया और वो उसके साथ जाकर रहने लगी और वो सैनिक सीधे तौर पर कज़ुको के ऊपर अपना हक जताने लगा। बट यहां दिक्कत यह हुई कि जैसे ही उस आइलैंड के ऊपर बात फैली कि ये सैनिक कज़ुको के साथ रह रहा है, इसके साथ सब कुछ कर रहा है, ऑब्वियसली बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा जेलस होने लगे और अगले ही दिन, सोच कर देखिए, रिलेशन में आने के अगले ही दिन वो सैनिक भी मरा हुआ पाया गया बीच जंगल के अंदर। उसके शरीर के ऊपर 13 बार चाकू मारे गए थे। बाकी बचे हुए सभी सैनिक अब कज़ुको को किसी तरीके से पाने की कोशिश कर रहे थे, वो उसके साथ अपना घर बसाने की कोशिश कर रहे थे। बट सभी के मन में एक डर ये भी बैठा हुआ था कि कहीं वो कज़ुको के साथ रिलेशन में आए, उसकी झोपड़ी में जाके रहें, उसका ध्यान रखें और पता लगे अगले ही दिन उनकी फाइल निपट चुकी है, उनका ही कोई ना कोई कांड बैठा जाए। अब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि कांड तो बैठा रहे हैं, लेकिन कौन बैठा रहा है, आखिर किसके अंदर इतनी पावर है जो आधी रात को आता है और काम निपटाकर चला जाता है, आखिर वो है कौन। जुलाई 1950 का टाइम आ चुका था। सोचकर देखिए, अभी तक तो इस युद्ध को बंद हुए, यानी कि वर्ल्ड वॉर को भी बंद हुए 5 सालों का टाइम बीत चुका था। बट एक अलग ही युद्ध जो पूरी दुनिया की नजर से छुपकर इस अनाटाहान आइलैंड के ऊपर चल रहा था, वो किसी ने भी नोटिस नहीं किया। खैर, जुलाई 1950 में 5 सालों से जो ये लोग यहाँ पर लड़ रहे थे इस लड़की के लिए, इन 5 सालों के अंदर और भी मौतें हुई और बाकी बचे हुए सैनिकों ने एक दिन पंचायत बुलाई और इस पंचायत के अंदर ये फाइनल किया गया कि देखो, हम बहुत लंबे टाइम से कज़ुको के लिए लड़ते आ रहे हैं, हम अपनी जान क्यों गंवाएं। ऑब्वियसली एंड में हमें क्या मिलेगा, कज़ुको मिलेगी और वो हमें नहीं चाहिए। अब ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए, हम फेड अप हो चुके हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को ही जड़ से मिटा दें, यानी कि कज़ुको को ही मार डालें। सभी लोगों ने मिलकर ये डिसीजन ले लिया कि हम कज़ुको को ही निपटा देंगे। बट उन लोगों में से, उन पंचायत में से एक सैनिक ऐसा भी था जिसने भागकर सीधा जाकर कज़ुको को बता दिया कि देखो, तुम्हें मारने की तैयारी चल रही है और हो सकता है वो काम आज रात को ही क्यों ना कर दें, तो इसलिए तुम अपनी जान बचाकर कहीं भी छुप जाओ और यहाँ से भाग जाओ। कज़ुको ने उस रात जंगल के अंदर अपनी जान किसी तरीके से छुपकर बिता ली और सुबह होते ही साइड में से ही जा रहे एक यूएस के मिलिट्री जहाज को उसने ऊपर फ्लैग करके रुकवा लिया और फाइनली उसको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। उस जहाज पर बैठते ही उसने सब कुछ अमेरिकन सैनिकों को बताया कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है इस आइलैंड के ऊपर पिछले 5-6 सालों से। और जैसे ही इस कज़ुको को जापान की मेनलैंड तक पहुंचाया गया, वहां अधिकारियों को इस कज़ुको ने बताया कि आखिर उस आइलैंड के ऊपर क्या चल रहा है। और जैसे ही वो चीजें उन अधिकारियों ने सुनी, उनके होश उड़ गए कि 5 सालों पहले ही युद्ध खत्म हो चुका है, जापान पहले ही सरेंडर कर चुका है, तो अभी तक तुम लोग वहां क्या कर रहे हो, तुम लोग वहां से निकलकर यहाँ वापस क्यों नहीं आए। तो कज़ुको ने बताया कि हम सभी को डर लग रहा था कि कहीं ये कोई ट्रिक ना हो, हमें नहीं पता था कि कोई वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका है, हमें लग रहा था कि युद्ध अभी भी चल रहा है और हम बाहर निकलेंगे तो दुश्मन देश हमें मार डालेगा। जिसके बाद फाइनली बाकी बचे हुए सैनिकों के घर वालों को कांटेक्ट किया गया और उनके घर वालों को बताया गया कि तुम्हारे बच्चे अभी भी जिंदा हैं और अनाटाहान आइलैंड के ऊपर मौजूद हैं, वो सभी वहां पर अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। इसके बाद ही उन सभी के परिवार वालों ने एक एक लेटर अपने बच्चों के लिए लिखा और उन सभी लेटर्स को इकट्ठा करके एक यूएस के जहाज के ऊपर लोड करके उस आइलैंड के ऊपर उन लेटर्स को फेंका गया। और जैसे इन बाकी बचे हुए सैनिकों ने उन लेटर्स को पढ़ा तो उनको लिटरली तब भी विश्वास नहीं हुआ कि हाँ, अभी भी युद्ध बंद हो चुका है, और वो विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये भी कोई ना कोई ट्रिक ही है अमेरिका वालों की, वो हमें किसी तरीके से मारना चाहते हैं। उनको विश्वास दिलाने में पूरे 1 साल का समय लगा और फाइनली जुलाई 1951 में जब पूरे 7 साल बीत चुके थे इन लोगों को इस आइलैंड के ऊपर रहते हुए, सोच कर देखिए 7 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। जुलाई 1951 में इस अनाटाहान आइलैंड से सिर्फ 20 लोगों को ही रेस्क्यू किया गया। बाकी के सारे यानी कि 11 सैनिक प्लस वो एक क्विको, टोटल 12 लोगों की मौत 7 सालों के अंदर इस आइलैंड के ऊपर हो चुकी थी, सिर्फ एक लड़की के लिए यानी कि कज़ुको के लिए। इसके बाद फाइनली कज़ुको ने भी मीडिया के अंदर आकर अपनी स्टोरी ना सिर्फ जापान को बल्कि पूरी दुनिया को बताई कि आखिर उसने क्या क्या फेस किया 6 सालों के अंदर। और लिटरली लोगों ने उसकी स्टोरी को एक बहुत ही सिंपैथी वाली स्टोरी समझा कि हाँ, ये लड़की बहुत ज़्यादा बहादुर है, इसने बहुत कुछ फेस किया है उन सभी आदमियों के बीच में रहते हुए। जिसके बाद अपने 30s की उम्र में कज़ुको ने दोबारा से शादी करी, असली शादी करी अब की बार एक आदमी के साथ, और उसके साथ ही एक छोटे से कस्बे में जाकर शिफ्ट हो गई। लेकिन यहाँ से आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जरूरी नहीं है हमको कोई अफवाह फैलाने के लिए कोई भीड़ चाहिए या फिर पूरा देश चाहिए, शहर चाहिए, नहीं।
30-35 लोगों के अंदर भी अफवाहें फैल सकती हैं, उनके अंदर भी आपस में ग्रुप्स बन सकते हैं और उनके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे की जान के प्यासे हों, चाहे वो आपके सामने बैठे हुए हों, आपको पता ही नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा आप भी सतर्क रहें, क्या पता कोई एक बहुत छोटे से ग्रुप के अंदर ही आपकी जान का दुश्मन ना बैठा हुआ हो। यार ये स्टोरी यहीं पर एंड हो चुकी थी। 12 लोग इसके अंदर अपनी जान गंवाकर इस दुनिया से निकल गए, बाकी जो बचे उन्होंने बाद में अपनी ज़िंदगी को सेटल किया। खैर आप मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। हो सकता है आपने इसको पहले भी कहीं ना कहीं सुन रखा हो, बट इतनी डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आपने सुना था। खैर आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ मुझे आप फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि वहीं पर मैं ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर स्टोरी से रिलेटेड और बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज डालता रहता हूं, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट फैजल गेमिंग कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।